हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैवित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम BRBL के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है। रिटर्न है, इंस्पेक्शन है, वाइंडिंग अप है, मर्जर एक्विजिशन है, ऑडिट है, ऑडिटर है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ में जो रिजल्ट या रिटर्न्स होते हैं उनके सबमिशन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो RBI को जितने भी रिटर्न्स वगैरह फाइल किए जाते हैं। ठीक है, तो एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट की पहले बात कर लेते हैं। एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑल बैंक्स हुज शेयर आर लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी। तो जितने भी बैंक हैं, अगर उनका शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो उनको हर क्वार्टर में अनऑडिटेड रिजल्ट अपने पब्लिश करने पड़ते हैं। अनऑडिटेड मतलब ऑडिट ना किया गया रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है। किस फॉर्मेट में करना है उसका डिसीजन सेबी ने किया हुआ है। ठीक है, एवरी बैंकिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सभी बैंकिंग कंपनी को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए कौन सा सेक्शन जिम्मेदार है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 29 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर आर एक्सपायरी ऑफ द 12 मंथ पीरियड एज द केस मे बी। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है हर एक कैलेंडर ईयर के एंड में या 12 महीने की एक्सपायरी होने पर, एज द केस मे बी। तो ध्यान रखिए, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, लेकिन जनरली हम बनाते कम हैं, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर बनाते हैं। तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि 12 महीने की एक्सपायरी एक्चुअली केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, उसके हिसाब से ये केंद्र सरकार के हिसाब डिसाइड होता है। गाइडलाइन ये है कि कैलेंडर ईयर या 12 महीने के बाद में। तो 12 महीने कब से? अगर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर बना है तो 12 महीने बाद फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड पर बनाएंगे, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैव टू कवर देयर एंटायर बिजनेस एंड इन केस ऑफ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया द बिजनेस ट्रांजेक्टेड थ्रू देयर ब्रांचेज इन इंडिया। तो जब भी आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर आप इंडिया का कोई बैंक है तो अपना सारा का सारा बिजनेस उसमें दिखाएगा, और अगर कोई विदेशी बैंक है तो वो केवल उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा जो उसकी इंडिया में होने वाले, इंडिया की जो ब्रांचेज हैं उनके बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ही दिखाएगा। ठीक है, अब कोई विदेशी बैंक है, उसका बिजनेस विदेश में भी चल रहा होगा, इंडिया में भी चल रहा होगा, तो अपने देश का डेटा आपको नहीं देगा, और ना हमारे लिए कोई मतलब का है, RBI के लिए कोई मतलब का नहीं है। तो बस इंडिया में जो बिजनेस उसने किया है उसकी बैलेंस शीट फॉरेन बैंक प्रिपेयर करते हैं। ओके, क्लियर हो जाती बात। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द banking company incorporated in India has to be signed by the manager or principal officer of the company and at least 3 directors if there are more than 3 directors and by all directors if there are not more than 3 directors। तो जो भी बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है उस पर सिग्नेचर होते हैं किसके? मैनेजर, या जिसे प्रिंसिपल ऑफिसर भी कह सकते हैं, मुख्य ऑफिसर जिसे कहेंगे, उसके सिग्नेचर होते हैं, कंपनी के मुख्य ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, और साथ ही साथ में 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे। अगर 3 से अधिक डायरेक्टर हैं तो 3 के सिग्नेचर होंगे, अगर 3 से अधिक डायरेक्टर नहीं, 3 ही डायरेक्टर हैं तो सभी डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, यानी कि 3। ठीक है, इफ देयर जितने भी हों, मतलब मान लो किसी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर हैं तो दोनों कर देंगे, अगर 3 डायरेक्टर हैं तो 3 कर देंगे, अगर 5 डायरेक्टर हैं तो 3 कर देंगे, इस तरीके से ये चलता है। अगर 3 से अधिक डायरेक्टर हैं तो मिनिमम 3 डायरेक्टर का क्या करना जरूरी है। अगर जो है 3 से अधिक डायरेक्टर नहीं हैं तो जितने डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे, अगर किसी में एक ही डायरेक्टर तो एक डायरेक्टर साइन करता है। इन केस ऑफ फॉरेन बैंक द मैनेजर आर द एजेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर इन इंडिया कैन साइन। तो अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो भाई अब उसका प्रिंसिपल ऑफिसर कहाँ बैठा होगा? विदेश में बैठा होगा, तो उसका जो एजेंट अपॉइंट किया गया है वो भी सिग्नेचर कर देगा तो काम चल जाएगा। द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फॉर्मेट क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का? इसके बारे में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का 3rd शेड्यूल बताता है। कौन बताता है? 3rd शेड्यूल। और सेक्शन 29 बताता है कि हाँ, हमें जो है बैलेंस शीट और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ही है। ठीक है, एज पर सेक्शन 29(4) ऑफ द BR एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to amend the form set out in the schedule 3 of the act
आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 month नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू से सो बाई ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो बोल रहे हैं कि शेड्यूल 3 में जो प्रोफार्मा दिया हुआ है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें अगर कोई चेंज करना है तो कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है? नहीं, उस चेंजेस के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन है। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा क्या होगा, उसका चेंजेस करना है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 29(4) के तहत, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले कम से कम 3 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल गजट में कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसे करना जा रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कम से कम 3 महीने पहले एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा इनको, सरकार को भी, ठीक है। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which has to be placed before the AGM मीटिंग, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर एक कंपनी की AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जो भी बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको रखा जाता है कहाँ? AGM में। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD वगैरह सभी बैठेंगे, इवन शेयर होल्डर्स भी होते हैं उसमें। तो AGM की जो मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट को रखा जाता है। तो अगर मान लो हमारी इस साल की AGM हो रही है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब का होगा? पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, बस यही बात कही जा रही है, ठीक है। फिर AGM मीटिंग शुड रिलेट टू द पीरियड ऑफ द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर व्हिच द एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड। जिस साल में एनुअल जनरल मीटिंग हो रही उससे प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट AGM में रखा जाता है, ठीक है। अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि जितनी भी कंपनियां अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, कि जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं, अगर उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उनको क्वार्टरली बेसिस पर अनऑडिटेड बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है, या अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पर देना पड़ता है। ये होता है सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट एक्ट के क्लॉज 41 के तहत। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेबी का क्लॉज 41 बताता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह आते हैं, उसको पब्लिश करना चाहिए। ये कब से हो रहा है? 31 मार्च 2000 से ऐसा हो रहा है, हर क्वार्टर में 31 मार्च 2001 से ऐसा कहा इन्होंने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो फ्रेंड्स बात कर ली किसके बारे में? एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट की। तो हमने बात की कि जितने भी बैंक हैं अगर उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उस केस में उनको क्वार्टरली बेसिस पर अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने पड़ते हैं, अनऑडिटेड होता है, ठीक है। हर एक बैंकिंग कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वो किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 29 के तहत। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हर एक कैलेंडर ईयर के आखिरी में या 12 महीने के एक्सपायरी के एंड में किया जाता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, ठीक है। इसीलिए जो भी इसके लिए जब भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो इंडिया में जो बैंक हैं उनको सारा डेटा देना होता है, और जो विदेशी बैंक हैं उनको केवल इंडिया के अंदर का ही डेटा देना होता है, ओके। उसके बाद में हमने देखा कि जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उस पर प्रिंसिपल ऑफिसर के या मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं, और साथ ही साथ में 3 डायरेक्टर लगते हैं। अगर 3 से अधिक डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर के सिग्नेचर मिनिमम होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर 3 डायरेक्टर या उससे कम है तो जितने डायरेक्टर हों सबके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई विदेशी बैंक है तो उसका मैनेजर साइन कर सकता है, या अगर उसका प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ नहीं इंडिया में तो उसका जो एजेंट है वो कर सकता है, ओके। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कहाँ पर दिया हुआ है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के शेड्यूल 3 में जो है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा दिया हुआ है। इस प्रोफार्मा में चेंज करने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 29(4) के तहत, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट करने से पहले उसको कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भैया जो है हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा है। उसके लिए ऑफिशियल गजट में, भारत सरकार के गजट में इसको पब्लिश करना पड़ेगा। फिर हमने बात की कि जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रखा जाता है सबके सामने, ठीक है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल का होना चाहिए, बस ये है। जिस ईयर में आप फाइनेंशियल ईयर में है उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप देते हैं, क्योंकि इस साल का तो बना ही नहीं होगा, ये तो ईयर चल ही रहा है फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यानी बैलेंस शीट और जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट अनऑडिटेड पब्लिश करना पड़ता है, क्वार्टरली बेसिस पर करना पड़ता है। ये होता है सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट के सेक्शन 41 के तहत, ठीक है। ये कब से हुआ रहा है? 31 मार्च 2000 से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो भी आपके बैंकों के
अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कह सकते हैं, उन सबका पब्लिकेशन किया जाना चाहिए। तो अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलॉन्ग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैव टू बी पब्लिश्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 31 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल 1949। ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 29 के तहत हम बैलेंस शीट और जो है अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके अलावा ऑडिटर की रिपोर्ट को भी पब्लिश करना होता है और इसका आदेश आता है सेक्शन 31 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं है फ्रेंड्स, बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल 1949 के तहत आता है, ठीक है। यानी कि हमें पब्लिश करना पड़ेगा ऑडिटर की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारे पब्लिश करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली द पब्लिकेशन हैज टू बी मेड इन द न्यूज़पेपर which is in circulation at the place where banking company has its principal office within the period of 6 months from the end of the period to which the balance sheet relate। तो पब्लिकेशन किया जाएगा किसमें, एक न्यूज़पेपर में किया जाएगा जो कि वहाँ पर सर्कुलेशन में हो, बट रहा हो सबके पास में, जहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफिस हो इनका, यानी हेड ऑफिस जहाँ है, मेन ऑफिस इनका जहाँ है, उसी वहीं पर ही पब्लिश करना होगा एक न्यूज़पेपर में, ठीक है। और पेपर सर्कुलेशन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के पास जाता ही ना हो। और ये काम 6 महीने के अंदर कर दिया जाना चाहिए। कब से, बैलेंस शीट जिस ईयर से रिलेट करती है, अगर 31 मार्च 2023 से रिलेटेड है तो 31 मार्च 2023 से 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिश कर दिया जाना चाहिए। अगर आरबीआई चाहे तो फर्दर 6 महीने का और एक्सटेंशन इसमें अलाउ कर सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं सबमिशन टू रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को भी हम अपना फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करते हैं, फाइनेंशियल डेटा सबमिट करते हैं। तो एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू सबमिट 3 कॉपीज। ध्यान रखिएगा, 3 कॉपियाँ इनकी बैलेंस शीट की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, रिजर्व बैंक को 3 महीने के अंदर अंदर। वहाँ पर एक्सटेंशन वाला जो बताया तो वो इसमें है, सॉरी, वहाँ एक्सटेंशन वाली बात जो मैंने बोली थी वो इसका था, ध्यान से गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक्सटेंशन की बात नहीं की गई है। जो भी बैलेंस शीट आप पब्लिश करेंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर कर देंगे जिस ईयर से वो रिलेट करता है। ये एक्सटेंशन, यहाँ पर एक्सटेंशन की बात नहीं हुई है तो गलत मत करिएगा। ये वाले का था, वो मेरे दिमाग में वहाँ बैठ गया था, सॉरी है उसके लिए, ठीक है। सबमिशन टू रिजर्व बैंक में ये कह रहे हैं कि भाई देखो, पहली बात तो 3 कॉपी, बैलेंस शीट की 3 कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 3 कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर में, 3 महीने के अंदर में। कब, जिस पीरियड से रिलेटेड है उसके 3 महीने के अंदर अंदर। तो मान लो अगर 31 मार्च 2023 से रिलेटेड है तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर, यानी अप्रैल, मई, जून तक आपको इसको सबमिट कर देना होगा। दिस पीरियड में भी एक्सटेंडेड बाय रिजर्व बैंक फॉर फर्दर नॉट एक्सटेंडिंग 3 मंथ। तो ये पीरियड जो है अगर आरबीआई को लगता है तो और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान पकड़ करके चलिएगा इस बात को कि 3 कॉपियाँ लगती है, बैलेंस शीट की भी 3 कॉपियाँ लगती हैं आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। फर्निशिंग ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू रजिस्ट्रार, मतलब आपने आरबीआई को तो डेटा दे ही दिया, इसके अलावा कंपनियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास में भी आपको ये डेटा भेजना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार के पास भी ये डेटा भेजना पड़ता है। अगर देखो नॉर्मल कंपनी है तो रजिस्ट्रार के पास ही भेजेगी, अगर बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई के पास भेजेगी प्लस रजिस्ट्रार के पास भेजेगी। क्लियर होती है ना बात। ऐसे नॉर्मल सी कोई कंपनी है, मान लेते टाटा कंपनी है, तो वो अपना ऑडिट, ये सारा अकाउंट का डेटा कहाँ भेजेगी, आरबीआई के पास क्यों भेजेगी, कोई मतलब ही नहीं है। वो भेजेंगे सीधे सीधे रजिस्ट्रार के पास ही। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी है तो उनको आरबीआई को भी देना पड़ेगा प्लस रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा। सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 या सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर सबमिशन बाय द कंपनीज ऑफ द कॉपीज ऑफ द अकाउंट एंड बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर भी ऑडिटर की रिपोर्ट, बैलेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ सबमिट करना होगा किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। इसके बारे में बात होती है। कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 220 कहता है और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 ये बताता है। हाउएवर इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज सेक्शन 32 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर फर्निशिंग टू द रजिस्ट्रार 3 कॉपीज of the accounts, balance sheet and auditor's report submitted to the Reserve Bank under section 31 of the act, which would be dealt with the all respect as if it were submitted under section 220 of the Companies Act। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि चूंकि बैंकिंग कंपनी ने ऑलरेडी जो है 3 कॉपियाँ सबमिट कर दी है, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और ऑडिटर की रिपोर्ट की 3 कॉपियाँ आरबीआई को सबमिट कर दी हैं। किसके तहत करते हैं हम, सेक्शन 31 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हम कर चुके हैं। तो इसी रिपोर्ट को ही इक्विवेलेंट माना जाएगा किसके, सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट के। मतलब वही कॉपियाँ यहाँ भी चल जाएंगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है। ओके, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आरबीआई को चिपकाया है 3 कॉपी, इनको वही चिपका दोगे तो चल जाएगा काम। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। व्हेन कंपनी सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू द रिजर्व बैंक
अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब मान लो कभी ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल जानकारी मांगी गई या फिर बैंक ने आरबीआई को दी, तो भाई अगर आरबीआई को कोई चीज़ बता रहे हो इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ आपको रजिस्ट्रार को भी बतानी पड़ेगी। वो जानकारी आप रजिस्ट्रार के साथ भी शेयर करेंगे, इसको भी अंधेरे में ना रखिए, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ बात की पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की। तो अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है सेक्शन 29 के तहत। ठीक है, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ प्लस ऑडिटर की रिपोर्ट की 3-3 कॉपियाँ हमें सबमिट करनी पड़ती हैं। ठीक है, किसको? आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है, पब्लिकेशन करना पड़ता है इसका। कहाँ पे पब्लिश करेंगे? एक न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कहाँ का होना चाहिए? जहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कहने का जहाँ पर आपका हेड ऑफिस है, वहाँ पर किसी एक न्यूज़पेपर में छपवाइए। कितने दिन में छपवा सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, जिस पीरियड को, जहाँ पीरियड टाइम खत्म हो रहा है उससे 6 महीने के अंदर में आपको ये कर देना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर 31 मार्च 2023 से रिलेटेड है या 31 मार्च 2024 से रिलेटेड है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाना चाहिए। सबमिशन टू रिजर्व बैंक, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3-3 कॉपी हमें सबमिट करनी पड़ती है। किसकी? बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अकाउंट भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ में बैलेंस शीट की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें सबमिट करेंगे। ऑडिटर की रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 3 महीने के अंदर में हम कर देते हैं। कितने दिन में? 3 महीने के अंदर हम कर देते हैं, और आरबीआई चाहे तो इसे फर्दर 3 महीने के लिए इसे बढ़ा सकता है। फिर हमने देखा कि हम ये जो डेटा आरबीआई को दे रहे हैं, यही डेटा हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भी देना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 220 या कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 कहता है कि जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको 3-3 कॉपी, वही ऑडिटर्स की रिपोर्ट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में क्या होगा? उसे आरबीआई प्लस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा। अगर बैंकिंग कंपनी नहीं है तो उस केस में सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 32 कहता है कि हमें क्या करना होगा? 3-3 कापियाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को हमें सबमिट करनी पड़ेगी। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो रिपोर्टें सबमिट की गई हैं आरबीआई को, यही रिपोर्टें आपकी काम आ जाती है कहाँ पर? ये काम आ जाती हैं कंपनीज एक्ट 220 के बराबर ही होती हैं। तो ये जो है आपके रजिस्ट्रार को भी यही सबमिट की जा सकती हैं। अब अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आरबीआई को दी है इससे रिलेटेड, इससे मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, तो वो डेटा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देना पड़ेगा। बस यही बात यहाँ कही गई है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ बैलेंस शीट, तो फॉरेन बैंक के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन है बैलेंस शीट का डिस्प्ले करने को लेकर के। फॉरेन बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो बनते विदेश में हैं, इनकॉर्पोरेट विदेश में होते हैं, रजिस्टर विदेश में होते हैं और काम यहाँ करते हैं। बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो भारत से बाहर रजिस्टर्ड हुई है और यहाँ ऑपरेट कर रही है। तो फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू डिस्प्ले अ conspicuous place in their principal office a copy of the last audited बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बोल रहे हैं कि फॉरेन बैंक जो होते हैं, जहाँ पर भी इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, मतलब जहाँ पर भी इंडिया में इन्होंने अपना हेड ऑफिस खोला हुआ है, वहाँ पर किसी विशेष स्थान पर अपनी बैलेंस शीट और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्प्ले करेंगे। जैसे आप लोग देखते ही होंगे सर्कल ऑफिस वगैरह में एक वो लगा रहता है चार्ट, जहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, चार्ट जैसा बना करके रखा होता है, ब्लैक बोर्ड जैसा होता है, उसमें जा करके आप लोग पिन करते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, इस तरीके की चीज़ें हम करते रहते हैं। तो वही बोल रहा है कि इस तरीके से आपको बैलेंस शीट और ये सब लगा करके रखना पड़ेगा जहाँ पर लोग देख सकें। और ये कब किया जाना चाहिए? दिस हैज़ टू बी डन नॉट लेटर देन फर्स्ट मंडे इन अगस्त ऑफ एनी ईयर इन विच इट कैरीज द बिजनेस। अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो अगस्त महीने के पहले मंडे तक कर देना चाहिए, इस काम को निपटा देना चाहिए। द अकाउंट एंड बैलेंस शीट हैव टू बी केप्ट डिस्प्लेड अंटिल रिप्लेस्ड बाई अ कॉपी ऑफ सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आपने वो चिपकाया हुआ है A4 पेपर पर प्रिंट करके, इसको आप तब तक रखिए जब तक कि अगली बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना आ जाए। फिर इसको हटाइए पुराना वाला और नया वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारी। यहाँ पर था डिस्प्ले ऑफ बैलेंस शीट और अकाउंट। तो फॉरेन बैंक के बारे में बात की। फॉरेन बैंक अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको ज़रूरी होता है कि किसी विशेष स्थान पर जहाँ पर भी इनका हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ पर जो है अपनी बैलेंस शीट और जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पूरा डिटेल दिखाएंगे। A4 पेपर में प्रिंट कर लीजिए, लगा दीजिए उठा करके, जो है ऐसे जैसे बोर्ड है यहाँ पर पिन लगा करके लगा दीजिए। ठीक है, और ये जो है कब किया जाना चाहिए?
किसी भी साल के अगस्त के पहले मंडे तक कर देना चाहिए। पिछले साल की ही बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट होगी, सीधी सी बात, इस साल की तो बनी नहीं होगी अगस्त में, है ना। तो 31 मार्च तक का जो डेटा है वो आप दिखाएंगे, और उस जगह पर वो बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट तब तक लगी रहेगी, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट तब तक लगा रहेगा जब तक कि जो है नई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है आप उसे हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिशन ऑफ रिटर्न, व्हाट वी विल स्टडी में मैंने लिखा है सबमिशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट या रिटर्न एक ही बात है। हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें कि कौन कौन से रिटर्न है जो हम आरबीआई को फाइल करते हैं, उनकी टाइमलाइन क्या है, इसकी बात करने वाले हैं। रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट ऐसे एसेट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट करवाए जा सके, लिक्विड एसेट होते हैं। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ इट्स लिक्विड एसेट अंडर सेक्शन 24(3) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को अपने लिक्विड एसेट का डेटा देना पड़ता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24(3) के तहत। The return has to be submitted within 20 days from the end of the month to which it relate। रिटर्न को सबमिट किया जाना है कितने दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में। जिस भी मंथ को वो रिलेट करता है उसके 20 दिन के अंदर में ये सबमिट कर दिया जाना है। अगर वो मान लो मई महीने का है तो यानी कि 20 जून तक, है ना। अगर वो अगस्त महीने का है तो 20 सितंबर तक जो है ये डेटा सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो एवरी मंथ हो गया ना एक तरीके से, ये हर महीने सबमिट होना है। रिटर्न हैज़ टू बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 13A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन रूल 1949। तो मतलब किस फॉर्मेट में रहेगा उसके बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, रूल 13A में दे रखी है। बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल 1949 के रूल 13 में इसके बारे में बात की गई है कि हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, हर बैंकिंग कंपनी को सबमिट करना है रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट। मंथली रिटर्न्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मंथली रिटर्न, तो every month a banking company has to submit to Reserve Bank of India a return under section 27 of the Banking Regulation Act showing its assets and liability in India as at the end as the close of business on the last Friday of the previous month। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को एक मंथली रिटर्न सबमिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, जहां पर आप क्या दिखाएंगे, उस बैंक के एसेट्स और लाइबिलिटी को, इंडिया में कितनी एसेट और लाइबिलिटी है एट द एंड ऑफ क्लोज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्लोज कब, प्रीवियस मंथ के लास्ट फ्राइडे पर हमारी एसेट और लाइबिलिटी कितनी थी उसका डेटा हर महीने हम आरबीआई को सबमिट करते हैं। सच अ रिटर्न हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर द क्लोज ऑफ मंथ सक्सीडिंग टू विच इट रिलेट्स। मतलब ये डेटा कब तक भेजना है, मान लो अप्रैल महीने का है तो मई महीने के ख़त्म होने से पहले पहले, अगर जून महीने का है तो जुलाई से खत्म होने से पहले पहले। यही बोल रहे हैं कि रिटर्न सबमिट होना है बिफोर द क्लोज ऑफ मंथ, अगला महीना खत्म हो उससे पहले, सक्सीडिंग मंथ खत्म होने से पहले, ठीक है। द रिटर्न हैज़ टू बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 14A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल। वो पिछला वाला देखा था हमने 13A के तहत था, रूल 13A था, यहाँ पर रूल 14A के तहत इसको बनाया गया है। फॉर्मेट क्या रहेगा, रूल 14A बताता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा apart from this, Reserve Bank may also call for statement and information relating to the business and or affair of the banking company at any time। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है, मंथली तो तुम भेजोगे ही, यदि आरबीआई चाहेगा तो आपसे डेटा कभी भी मांग सकता है किसी भी बारे में, ओके। द बैंक में आल्सो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एवरी हाफ ईयर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा हाफ ईयरली बेसिस पर यदि आरबीआई चाहे तो डेटा मांग सकता है। किस बारे में मांगेगा कि आपने जो बैंकिंग कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर उसका जो एडवांसेस दिया हुआ है उसका क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री या कॉमर्स या एग्रीकल्चर वाइज कितना है, इसके बारे में भी डेटा आरबीआई मांग सकता है। कुल मिलाकर के आरबीआई बॉस है, कोई भी डेटा मांग सकता है। फिलहाल ये तो देना ही रहता है, इसके अलावा भी वो मांग सकता है, बस ये बात हो गई, ठीक है। तो रिटर्न ऑन सबमिशन ऑफ द रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट हो गया। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को रिटर्न लिक्विड एसेट कितने हैं उसके पास में इंडिया में, सेक्शन 24 का पार्ट 3 के तहत इनको सबमिट करना पड़ता है। ये रिटर्न सबमिट होगा विद इन 20 डेज एंड ऑफ द मंथ, जिस महीने को ये रिलेट करता है, ठीक है, उसके 20 दिन के अंदर अंदर इसको सबमिट कर देना चाहिए। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसके प्रोफार्मा प्रेस्क्राइब किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल 1949 के रूल 13A में। कैसा प्रोफार्मा रहेगा, रूल 13A बताता है लिक्विड एसेट के लिए। मंथली रिटर्न के लिए प्रोफार्मा कैसा रहेगा, और रूल 14A बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा मंथली रिटर्न में तो हर एक बैंकिंग कंपनी को चाहिए कि इंडिया में उसका कितना जो है एसेट और लाइबिलिटी है पिछले महीने के
लास्ट फ्राइडे को इसका डेटा हर महीने भेजना होता है। कब तक भेजना है? मंथ खत्म हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर भेजना होता है, अगला महीना खत्म होने के पहले पहले भेजना होता है। इसका प्रोफार्मा कहाँ दिया है? रूल 14A में दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल्स 1949 में है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, उसके बाद में इसके अलावा आरबीआई जब भी चाहे कोई भी डेटा आपसे मांग सकती है, सरल शब्दों में यही, कोई भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ वो आपसे मांग सकती है, आप मना नहीं कर सकते। आरबीआई अगर चाहे तो हर एक हाफ ईयर पर इन्फॉर्मेशन मांगेगी आपसे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने जो भी एडवांसेस दे रखे हैं वो किस कैटेगरी में कितने एडवांसेस दे रखे हैं, कितना जो है एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, कितना इंडस्ट्री में है, कितना कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें भी आरबीआई आपसे मांग सकता है। ठीक, अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखिए 3 copies of the annual account and balance sheet have to be submitted to the Reserve Bank within 3 months from the end of period to which it relates, और इसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जो भी अकाउंट और बैलेंस है, ऑडिटर की रिपोर्ट भी बल्कि 3 कॉपियाँ सबकी हम सबमिट करते हैं किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 3 महीने के अंदर अंदर करते हैं, जिस पीरियड को वो रिलेट करते हैं, और इसे फर्दर 3 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया, जितने एसेट आपके पास हैं उसका रिटर्न आपको भरना पड़ता है। लिक्विड एसेट का अलग था, 20 तारीख तक भरना होता था, यहाँ अलग है। अब बैंकिंग कंपनी हैज टू सबमिट रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ क्वार्टरली रिटर्न रिगार्डिंग एसेट इन इंडिया। आपके पास कितना एसेट है इंडिया में, उसका क्वार्टरली रिटर्न आपको भरना पड़ता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 25(1) के तहत। रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर खत्म होने के विद इन 1 मंथ, यानी कि अगर जून क्वार्टर है तो जुलाई तक कर दीजिए ना, दिसंबर क्वार्टर है तो जनवरी तक कर दीजिए, जनवरी के लास्ट तक। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर भरना था एंड ऑफ द क्वार्टर के। द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 14A। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्म है, मतलब कैसा फॉर्म हमारा रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, उसके बारे में रूल 14A ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फ्रेंड। देखिए यहाँ पर लिक्विड एसेट की मैंने बात आपको बता दी कि लिक्विड एसेट कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, जिस महीने से रिलेटेड उसके 20 दिन के अंदर में आपको फाइल करना होता है। ठीक है, इसका प्रोफार्मा रूल 13A में दिया हुआ है लिक्विड एसेट का। मंथली रिटर्न में हमने बात की कि आपके पास कितना एसेट प्लस लाइबिलिटी है, पिछले महीने के लास्ट फ्राइडे को कितना एसेट लाइबिलिटी, उसका डेटा आप भेजते हैं आरबीआई को। ठीक है, उसके बाद ये कब तक भरना होता है, तो जिस महीने की हम बात कर रहे हैं उसके अगले महीने के आखिरी तक आपको भर देना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे और कोई भी जानकारी मांग सकता है, अगर वो चाहे तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी आपसे कितना एसेट इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका है, कितना लोन वगैरह दिया, ये सारी डाटा भी मांग सकता है। फिर हमने अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की भी बात की, तो 3 कॉपी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजनी पड़ती है, अकाउंट बैलेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और चीज़ थी हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट की। ठीक है, इसके लिए आपको 3 महीने का समय मिलता है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में बनती है, तो 3 महीने का टाइम, यानी कि अगर 31 मार्च खत्म हुआ है तो अप्रैल मई जून तक भेजी जानी चाहिए। ठीक है, इसको फर्दर अगर चाहे तो आरबीआई 3 महीने तक और एक्सटेंड कर सकता है, तो जून तक हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, लास्ट सितंबर तक आपको दे देना होगा। फिर हमने बात की रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया, तो रिटर्न ऑफ एसेट जो है हर क्वार्टरली रिटर्न आपको इसमें यहाँ भरना पड़ेगा रिटर्न की। ठीक है, हर बैंकिंग कंपनी को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, हर क्वार्टर के क्लोजिंग के 1 महीने के अंदर अंदर ये डेटा भेज दिया जाना चाहिए हमारे पास कितना एसेट है इंडिया में, और इसका प्रोफार्मा कहाँ दिया हुआ है, रूल 14A में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ऐसा अकाउंट जो है जिसमें पिछले 10 वर्षों से कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुई हो, उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। देखिए अनक्लेम डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, DEAF, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं DEAF का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया हुआ है आरबीआई ने क्या कहा कि जितने भी लोगों के अकाउंट हैं, अगर वो सोचो कि 10 वर्षों से वैसे ही पड़े हुए हैं आइडल, FD करवा दी, आदमी भूल गया है, लोन तो हम भूलने ही नहीं देंगे, FD सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है पर व्यक्ति कोई आता नहीं है, ना उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो रही 20 पिछले 10 वर्षों में, तो ऐसे सभी अकाउंटों को हम उठा करके, ये सारा पैसा उठा करके आप भेज देंगे आरबीआई के पास में, कहाँ पर, DEAF अकाउंट में, इस हेड में भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई बंदा अब अगर आता है 10 साल बाद, उसको याद आता है, 10 साल तो ऐसे ही बीत गए और 2-4 साल बीत गए, फिर वो आता है कि सर हमने FD करवाई थी, भूल गए थे, तो उसका पैसा वापस मिलता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ऐसी बात नहीं, पैसा लौटता है। ठीक है, तो इसे ही ये बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट का रिटर्न। तो देखिए
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 26 कहता है अ बैंकिंग कंपनी हैज़ टू फाइल विद इन 30 days ऑफ द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर अ रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर विद द आरबीआई। तो हर एक कैलेंडर ईयर के यानी 31 मार्च को आपको 31 मार्च के 30 दिन के अंदर यानी 30 जनवरी तक आपको फाइल करना होगा कितना ऐसा डिपॉजिट है जो कि अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट की परिभाषा में नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर, 10 वर्षों से अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया गया है। ठीक है। अच्छा, एफडी के केस में क्या होगा, 10 ईयर कैसे काउंट करोगे? मान लो मैंने 3 साल की एफडी बनाई या मान लो मैंने 10 साल की एफडी बनवाई। ठीक है, मैंने 10 साल की एफडी बनवा ली तो ये 10 साल तक ऑपरेट करने नहीं आऊँगा। सही बात है ना, 10 साल तक तो आऊँगा ही नहीं भाई। तो क्या इसे अनक्लेम डिपॉजिट मानोगे? नहीं। 10 बरस तो आपका अकाउंट चलता ही रहा ना, ये तो एफडी बढ़ ही रही है आपकी। इसके बाद का 10 बरस और लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो देखो दिस हैज टू बी सबमिटेड एज स्पेसिफाइड इन द रूल 14B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल 1949। तो इसके लिए प्रोफार्मा कहाँ दिया हुआ है? रूल 14B में दे रखा है। बाई अमेंडमेंट इन द एक्ट सेक्शन 26A, ये सेक्शन 26 के तहत था कि ईच कैलेंडर ईयर में 30 दिन के अंदर में हमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करना है। उसी में अमेंडमेंट किया गया और एक नया सेक्शन 26A डाला गया और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया ये DEAF डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। यानी इसका मतलब ये पहले नहीं था। DEAF का कॉन्सेप्ट आरबीआई बाद में लेकर आता है अमेंडमेंट करवा करके, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कस्टमर एंड टू कैरी आउट सम अदर प्रमोशनल एक्टिविटी एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। तो ये जो पैसा जाता है इसका यूज करके एजुकेशन डिपॉजिटर को एजुकेट करना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। इस पैसे को यूज करके सभी डिपॉजिटर को, जिसने पैसा जमा किया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सभी डिपॉजिटर्स को, यानी कि जो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एजुकेशन का काम हो रहा है उसके लिए ये फंड यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। फॉर दिस फंड आरबीआई विल यूटिलाइज द मनी इन एनी अकाउंट डिपॉजिट विद द बैंक विच हैज नॉट बीन ऑपरेटेड अपॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर आर मोर। तो पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय से अगर कोई अकाउंट नहीं ऑपरेट हुआ तो उसका पैसा ले करके आरबीआई जो है ऐसे कामों में, प्रमोशनल एक्टिविटी, अवेयरनेस क्रिएट करने में यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर, लेकिन अगर डिपॉजिटर आता है, उसको होश आया कि हमारे दादाजी ने कभी अकाउंट में एफडी करवाई थी, तो वो आ सकता है। इफ़ द डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर सीक्स हिज डिपॉजिट टू बी रिटर्न, अगर वो रिटर्न चाहता है, द बैंक वुड बी लाइबल टू मेक द पेमेंट, तो बैंक पेमेंट कर देगा, बैंक खुद पेमेंट करेगा नेसेसरी इंटरेस्ट के साथ में, जैसा भी गाइडलाइन हो उसके हिसाब से, एंड क्लेम द रिफंड फ्रॉम आरबीआई। और रिफंड कहाँ से लेगा? आरबीआई से ले लेगा। ठीक है। तो अगर मान लो एफडी करी और 10 साल की एफडी थी और भूल गए, उसका 30-40 साल बाद जो है आपका बेटा जाता है कि सर एफडी हमारी है, तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक जो है पैसा लौटाएगा, एफडी लौटाएगा प्लस इंटरेस्ट जो भी आरबीआई बताएगा कि कितना इंटरेस्ट देना होता है। बहुत मामूली सा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट चलने लगता है क्योंकि आप आए नहीं इस वजह से, तो वो उतना इंटरेस्ट देगा और फिर ये जो पैसा अपने बैंक ने कस्टमर को दिया है उसकी जो है भुगतान कहाँ से करवा लेंगे हम? उठा करके आरबीआई से करवा लेते हैं। ओके। रिटर्न ऑफ कैश रिजर्व ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो देखो सीआरआर की बात हो रही है, सीआरआर जो है हम मेंटेन करते हैं किसके तहत? आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42 के तहत ना, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के तहत हम जो है कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं। शेड्यूल्ड बैंकों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं तो उस केस में फ्रेंड्स ये सेक्शन 18(1) ऑफ द बीआर एक्ट के तहत किया जाता है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं किसी लेक्चर में। एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक ना हो, अगर शेड्यूल्ड बैंक कौन से होता है? ऐसा बैंक जिसका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। अगर सेकंड शेड्यूल में उसका नाम छपा है तो वो शेड्यूल बैंक कहलाता है, अगर नहीं छपा है तो नहीं कहलाता है। ओके। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन शेड्यूल बैंक है तो उसको रिटर्न फाइल करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, किसमें? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 18(1) के तहत, रिलेटिंग टू कैश रिजर्व, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। ठीक है। द रिटर्न हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर द 20th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 20 तारीख से पहले आपको ये करना होगा। रिटर्न बाय शेड्यूल्ड बैंक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शेड्यूल्ड बैंकों को हम क्या करते हैं? सीआरआर मेंटेन करते हैं ना, सेक्शन 42 के तहत आरबीआई के। तो वही बोल रहा है कि रिटर्न बाय शेड्यूल्ड बैंक अंडर सेक्शन 42(2) ऑफ आरबीआई एक्ट, शेड्यूल्ड बैंक हैव टू सबमिट रिटर्न टू द रिजर्व बैंक ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर्म 1 के तहत। ठीक है। तो जितना भी आपका डिमांड और टाइम लायबिलिटी है उसको फॉर्म 1 में भर करके आपको रिटर्न फाइल करना होता है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42(2) के तहत। ठीक है। बस इतनी सी बातें और थी, मेरे ख्याल से यहीं पर ये लेक्चर अपना एंड होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात की, तो ध्यान रखिएगा कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है हर कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, हर कैलेंडर ईयर के एंड में
30 दिन के अंदर अंदर पिछले 10 वर्षों से जो अकाउंट ऑपरेट नहीं हुए हैं, अनऑपरेशनल रहे हैं, उनको आरबीआई को फाइल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में प्रोफार्मा सेक्शन 14B में दिया हुआ है। फिर आता है कि अगर बाद में आरबीआई ने क्या किया, सेक्शन 26 था, बाद में सेक्शन 26A लेकर आए, जिसके तहत इन्होंने DEAF बनाया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया। पहले से रिटर्न फाइल होता था, ठीक है, ये रिटर्न फाइल कर दो काम हो जाता था। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पैसे भी भेज दो, इस अकाउंट में पैसे उठा करके डाल दो, जिसे डेफ फंड कहा गया। ठीक है, पूछा गया है दिसंबर 2023 में, डेफ फंड पिछले कितने वर्षों से अनऑपरेटेड अकाउंट हो, तो उसके बारे में पूछा। 10 वर्षों का होता है, ध्यान रखेंगे अपने। ओके, तो 10 वर्षों से अगर ऑपरेट नहीं है तो इस खाते में पैसा डाल देते हैं। ओके, और इस पैसे का यूज करके डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ही बनाया गया है। तो डिपॉजिटर को अवेयर करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, पंपलेट छाप सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, जो मन करेगा आरबीआई वो करता है। और ऐसे पैसे को, ऐसे खातों के पैसे को यूज किया जाए जो पिछले 10 वर्षों से ऑपरेट नहीं हुए हैं। अब अगर जनता आ जाती है कि हमारा पैसा वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पैसा लौटाओ, तो लौटाएंगे भाई, बैंक विथ इंटरेस्ट पैसा लौटाएगा जनता का, और उसको क्लेम करेगा आरबीआई से कि सर हमने आपको डीएफ फंड में दिया था, वो लौटाओ हमारा। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। फिर अगर शेड्यूल्ड बैंक है तो सीआरआर मेंटेन करने का जो रिटर्न है वो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42(2) के तहत भरा जाता है। और अगर जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक है तो वो जो है वो भी रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सेक्शन 18(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये करते हैं। ठीक है, और ये काम कितने दिन में, 20 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। मतलब जिस मंथ से रिलेटेड है उस मंथ के अगले 20 दिन के अंदर में ये हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड बैंकों के लिए आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42 जिम्मेदार है सीआरआर के लिए, और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए आरबीआई एक्ट नहीं लगता, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 18 आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं, ऐसे बैंक जिनका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। उसकी कुछ सर्टेन गाइडलाइन और क्राइटेरिया होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो आप रिटर्न फाइल करते हैं शेड्यूल्ड बैंक, उनके लिए जो है जितनी भी उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है उसको फॉर्म 1 में भरा जाता है। किसमें भरते हैं हम, फॉर्म 1 में, सेक्शन 42(2) के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।